प्रोजेक्ट था, 2010 से वो प्रोजेक्ट था। जी। वो न्यामगिरी और भट्टा परसौल गए, उसके बाद से वो प्रोजेक्ट ऑन हुआ और वो हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट चला और वो अभी भी चलता है, आज भी चलता है। और मैं ये कहूंगा कि वो कांग्रेस के अंदर भी चलता है। हुँ। बहुत सी बातें कांग्रेस के नेताओं के द्वारा भी आती हैं, ट्वीट्स भी आते हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होती, तो प्रोजेक्ट देखिए वो चलता है। और लेकिन उस राहुल गांधी ने उस प्रोजेक्ट को फेल किया है और बहुत मेहनत से फेल किया है। और अफसोस की बात यह है कि राहुल गांधी का इस मामले में दोनों तरह के मीडिया ने, अपवाद हैं देशबंधु ग्रुप या दो चार और एक आध दो ऐसे और मीडिया हाउसेस, अदरवाइज आप देखिए कि गोदी मीडिया ने पूरा बदनाम करने का सिलसिला चलाया। और बहुत सारे जो डोनेशन आधारित डिजिटल मीडिया है, जिसको बड़ा सेकुलर प्रोग्रेसिव प्रगतिशील माना जाता है, उन्होंने भी राहुल गांधी को रेस्क्यू नहीं किया। ये उनकी जिम्मेदारी थी। और ये बात मैं बार बार कहता हूं कि पत्रकारिता की, पत्रकारों की जिम्मेदारी केवल सरकार से सवाल पूछना नहीं है। पत्रकारों की जिम्मेदारी, अगर विपक्ष कमजोर है तो विपक्ष के साथ भी खड़े होना है। मुझे याद है कि वीपी सिंह मीडिया डार्लिंग थे, तमाम सारे अखबारों में और मैगजीनों में उनकी कवर स्टोरी छपती थी। मीडिया तो वीपी सिंह तो बिना पार्टी के आदमी थे, पार्टी तो बाद में बनी थी। हुँ। चंद्रशेखर जब एक यात्रा लेके निकले थे तो मुझे याद है कि फ्रंट पेज पे रोज चंद्रशेखर के फोटो के साथ खबर होती थी कि आज यात्रा यहाँ पहुंची, आज ये उन्होंने बयान दिया, आज वो बयान दिया। राहुल गांधी की इतनी बड़ी भारत जोड़ो यात्रा निकली, और मैं केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में इतना बड़ा पॉलिटिकल इवेंट नहीं हुआ कोई। लेकिन आप देखिए कि प्रिंट अखबार, प्रिंट के अखबार, अखबार या मैगजीनें या टीवी चैनल और जो सेकुलर समझे जाने वाले मीडिया भी कितनी कवरेज दी राहुल गांधी को, कितना इंटरव्यूज देते हैं, कितना कितनी बात करते हैं वो। मुझे तो डीबी लाइव के अलावा बड़े एक कोई दिखता नहीं कि जो जो विपक्ष के लिए एक सकारात्मक रवैया रखता हो। तो अगर आप विपक्ष की क्रेडिबिलिटी रोज खराब करेंगे हुँ। और सेकुलर बने रहेंगे, तो इसका मतलब है कि आप साथ में नहीं है। आप मोदी जी का तीसरा टर्म चाहते हैं, उसके लिए प्रचार कर रहे हैं। एक सबका तरीका अलग अलग है। और दूसरी बात, आपने तीसरी बात पूछी कि 2024, देखिए आज संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई। हुँ। संजय सिंह की गिरफ्तारी कागजों में तो एक्साइज पॉलिसी और ईडी के केस में हुई है, हुँ। लेकिन राजनीतिक रूप से संजय सिंह की गिरफ्तारी अडानी पर सवाल उठाने पर हुई है, संसद के अंदर और संसद के बाहर भी। इसीलिए उनका सस्पेंशन भी हुआ पूरे सत्र के लिए। हुँ। इसी की सजा राहुल गांधी को मिली जब उनकी सदस्यता खत्म की गई। तो मीडिया का दमन, महुआ मोइत्रा के साथ जिस तरीके का सलूक पुलिस ने किया, जी, जी। और आज संजय सिंह की गिरफ्तारी, मोदी जी ने 2024 के चुनाव का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने ये बता दिया है कि वो चुनाव ऐसे ही लड़ेंगे। हुँ। अब विपक्ष के पाले में गेंद है कि विपक्ष को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। ये अदालतों में जमानत का मामला नहीं है, ये राजनीतिक मामला है। और डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करनी होगी। जो जो पॉलिटिक्स बीजेपी ने या वीपी सिंह के दौरान जो पॉलिटिक्स हुई कि जब राजीव गांधी 414 के विहंगम प्रचंड मेजॉरिटी में थे और सारे विपक्ष ने जो है इस्तीफा दे दिया था संसद से, और संसद के बाहर राजनीति की थी।
तो ये इस तरीके के डिसरप्टिव, क्योंकि अब ये अदालतों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ट्वीट करके, फेसबुक में करके, ये इस स्तर पे पॉलिटिक्स अब नहीं है। जिस स्तर की राजनीति अब मोदी जी ने शुरू की है, वो अब वो ट्वीट करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं होगा। इंडिया गठबंधन को बने वक्त हो गया, कोई डिफरेंसेस नहीं, सब कुछ नहीं, क्योंकि प्रोग्राम अभी भी लॉन्च नहीं हुए। सुन रहे थे कि 2 अक्टूबर से कुछ लॉन्च होगा, कुछ नहीं हुआ। तो ये विपक्ष के पाले में गेंद है अब, और विपक्ष को तय करना है कि इस राजनीति का जो पिछले 24 घंटे में हमको दिखाई दे रही, यही होगी अब अप्रैल 2024 तक। जी। तो विपक्ष को अब बैठना होगा, तय करना होगा कि इस राजनीति का जवाब क्या देंगे। विपक्ष के पास बहुत कुछ है जिसका मोदी जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जैसे कि जातिवार जनगणना का सवाल है, या बिहार का जातिवार सर्वे जो आया उससे वो हिले हुए हैं, इंडिया गठबंधन के नाम से हिले हुए हैं। लेकिन विपक्ष को अपनी जमीन पर आगे बढ़ना होगा। जी। जी राज, अमरिंदर जी, आज लोगों ने मोदी जी को वोट नहीं दिया, वो भारत के 63% मतदाता थे जो मतदान बूथ तक गए। अगर कुल मतदान का देखें कि कितना मतदान है, कितना वयस्क मतदाता है भारत में, तो उसका केवल 24% ही उन मोदी साहब को वोट मिला। तो ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी कितने लोग साथ हैं, वो एक बड़ा डिसेप्टिव मामला है, और उस डिबेट, वो एक अलग डिबेट हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात तो ये कहना कि मोदी साहब के साथ देश का बहुसंख्य मतदाता या आवाम है, तो ये हम नहीं कह सकते। ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की एक कॉम्प्लिकेशन है कि फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसको ज़्यादा परसेंटेज आते हैं वो चुनाव जीत जाता है। तो ये अब इस पे काम नहीं हुआ, एक अलग तरीके की बहस है। देखिए, विपक्ष के पास सब कुछ है। जो 63% वोट शेयर की बात है जो मोदी साहब के पास नहीं है, उसका एक मोदी साहब से बड़ा हिस्सा इंडिया गठबंधन के पास है। उनके पास 11 जगह सरकारें हैं, 11 मुख्यमंत्री हैं, बड़े राज्य हैं, तमिलनाडु कर्नाटका जैसे राज्य हैं उनके पास, राजस्थान जैसे राज्य हैं। अभी चुनाव होंगे तो 1-2 राज्य और बढ़ सकते हैं। तो उनके पास राज्य हैं, उनके पास जनाधार वाले नेता हैं, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है। आप सोचिए, अगर अगले 1 हफ्ते शरद पवार एक रैली महाराष्ट्र में करें, एक रैली जो है वो डीएमके करे तमिलनाडु में, एक रैली ममता बनर्जी करे, कारपेट बॉम्बिंग करें, इनके पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं। मोदी साहब कहां कहां भागेंगे? तो एडवांटेज में इंडिया गठबंधन है, उनके पास नैरेटिव है, उनके पास जातिवाद जनगणना का नैरेटिव है। बिहार ने उनको थाली में रखकर एक चुनावी मुद्दा दे दिया है, उसको डिकोड करें और उस पॉलिटिकल रियलिटी को समझें। इसलिए जब वो राहुल गांधी की जो मीटिंग थी शाजापुर की, मध्य प्रदेश की, उसको मैंने बहुत ध्यान से चर्चा यहाँ पे की थी कि ये टर्निंग पॉइंट है। तो वो उसको बाकी विपक्ष को भी समझना होगा। आप ये क्यों नहीं कह पा रहे हैं कि EWS 10% रिजर्वेशन है, तो 52% 1931 के हिसाब से 52% आबादी ओबीसी की है, रिजर्वेशन उनका 26% है। जितनी आबादी SC ST की है उनका रिजर्वेशन आधा है, आबादी का आधा है। महिलाओं की आबादी 49% 50%, आधी आबादी को रिजर्वेशन मिल रहा है पार्लियामेंट और विधानसभा में 33%। और एक वर्ग है जिसकी जितनी आबादी है उसको पूरा रिजर्वेशन मिल रहा है।
हिंदू अपर कास्ट जो बिहार के कास्ट सर्वे में निकल कर आया वो लगभग 10% है, और 10% रिजर्वेशन उनको मिल गया ईडब्ल्यूएस में। तो ये एकमात्र ऐसी एक प्रजाति है भारत में जिसको 100% रिजर्वेशन मिल रहा है, 100% सरकारी नौकरियों में आरक्षण। इस बात को विपक्ष क्यों नहीं कह रहा है? और ये जो 10% लोग हैं इनका 90% बीजेपी के साथ वोट देता है। यहाँ बैठे कुछ लोग अपवाद हैं और वोट देने वाले भी कुछ अपवाद होंगे, लेकिन 90% 80% वोट उन्हीं को देता है। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी वही करते हैं। राहुल गांधी के खिलाफ जो पूरा नफरत का प्रोजेक्ट बदनाम करने का चला, सोशल मीडिया पे उन्हीं लोगों ने चलाया। कौन है बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष? आप नाम गिना लें इन लोगों के। तो मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष के पास बहुत कुछ है, लेकिन सवाल ये कि आपने रट लिया है, आपको बहुत बढ़िया ज्ञान है, लेकिन इम्तिहान के पेपर में आप लिख कर आएंगे, नंबर वहां मिलेंगे, बिल्कुल आपके ज्ञान के आधार पर नहीं मिलेंगे। तो विपक्ष को समय नहीं है, कल से शुरू करना होगा। ये नहीं होगा कि विधानसभा के चुनाव हो जाएं तब हम शुरू करेंगे। आप देखिए कि जो टेम्पो क्रिएट हुआ, उदयपुर, उसके बाद रायपुर अधिवेशन हुआ, उसके बाद फिर पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई, हर मीटिंग में कुछ कुछ चीजें आगे बढ़ी। उसके बाद अब क्या बंद कमरों में बैठकर कमेटियों की मीटिंग का वक्त है? मोदी साहब गिरफ्तारियां कर रहे हैं, आप बैठकें करते रहेंगे कमेटियों की? तो सवाल ये है कि क्या पत्रकारों के खिलाफ अगर दमन हो रहा है तो क्या ये सिर्फ पत्रकारों की लड़ाई है? फिर मुझे वो पैसला की कविता याद आती है कि मैं मजदूर नहीं था इसलिए मैं चुप रहा, मैं किसान नहीं था इसलिए मैं चुप रहा, और जब वो मेरे लिए आए तो मेरे लिए बोलने वाला कोई नहीं था। तो ये स्थिति देखिए, हमको ये मानना पड़ेगा शर्मित्रा जी कि ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं है, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है, ये सामान्य राजनीतिक पार्टी की सरकार नहीं है जिसको आप रैलियां करके चुनाव में और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप मीडिया के सहारे हरा देंगे ना। ये अलग तरीके के लोग हैं, इन्होंने इंस्टीट्यूशन को खत्म किया है, इन्होंने ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को नहीं मानने वाले लोग हैं। एक प्रधानमंत्री जो कि खुलेआम हेट स्पीच दे रहा है, कम सांप्रदायिक बात कर रहा है राजस्थान में जाके, एक ऐसा व्यक्ति, मतलब आप सोचिए कि किस 21st सेंचुरी में हो सकता है कि आपके देश की गोल्ड मेडल लाने वाली लड़कियां जंतर मंतर में बैठी हुई हैं, दस्तावेज हो गया, बयान हो गए, मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो गए, जांच एजेंसी ने कह दिया कि इनके साथ छेड़छाड़ हुई है, छेड़छाड़ करने वाला आरोपी घूम रहा है, पत्रकार गिरफ्तार हो रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गिरफ्तार हो रहे हैं, देश की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति खुला घूम रहा है। तो ये असामान्य सरकार है। तो असामान्य सरकार के लिए आपको डिसरप्टिव आइडिया चाहिए, डिसरप्टिव पॉलिटिक्स चाहिए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसकी शुरुआत नहीं हो रही। कोई क्या तिथि निकालने का काम होगा क्या? अमरिंदर जी निकाल देंगे तिथि? तो तिथि निकालने से नहीं होगा।